हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने कई सारे वीडियोज़ में इसको कंप्लीट किया है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो क्योंकि ये डिटेल वीडियो थी, इसी वजह से हम लोगों ने डाइजेशन को पूरी कम्प्लीटली समझा है। ठीक है, तो वो ज़रूरी है इसी वजह से, नहीं तो अभी तक तो चैप्टर ख़त्म भी हो जाता हमारा। बट डाइजेशन, क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से तरीके से पढ़नी है कि अगर कोई एनसीईआरटी भी कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसके कवर हो जाए अच्छे तरीके से। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में आत्रीय रस के बारे में। ठीक है, आत्रीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। आत्रीय रस यानी कि आंत में बनने वाला रस या फिर जूस। ठीक है, तो अभी इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और स्पेशली कहाँ पर, क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में जो जूसेस बनेंगे उन्हीं में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्षुद्रांत में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पढ़ेंगे इसे। छोटी आंत में, क्योंकि अब लास्ट जो पाचन होता है भोजन का वो अब छोटी आंत में होगा, इसके बाद नहीं होगा पाचन। और को समझ लेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, और बस हम लोगों का जो पाचन वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है। ठीक है, अब छोटी आंत में जो पाचन होते हैं ना, उनके बारे में समझ लेते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इसमें। ठीक है, 5 ही होते हैं हमारे। ठीक है, पहला आता है एरेप्सिन। ठीक है, दूसरा आता है माल्टेज। इसके बाद आता है सुक्रेज। लैक्टेज और लाइपेज। ठीक है, ये हैं वो 5 पाचक रस या फिर इंटेस्टाइनल जूस जो कि हमारे छोटे आंत में विद्यमान होते हैं, और ये किस तरह से पाचन करवाते हैं अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ठीक है, तो सुक्रेज है जो कि सुक्रोज का पाचन करेगा, माल्टेज है जो माल्टोज का पाचन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब एरेप्सिन क्या करेगा, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक ट्रिप्सिन था। ठीक है, ग्रहणी में हम लोगों ने पाचन जब देखा था तो वहां पर क्या हुआ था कि ट्रिप्सिन जो हमारा था, ट्रिप्सिन, इसने क्या किया था, जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, उनको एमिनो एसिड में तोड़ दिया था। अब बचा कुछ जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसको कौन पचाता है, एरेप्सिन पचाता है। तो ये क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड के साथ क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड को किस में तोड़ देता है, को एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, तो जो अपचित अवयव होंगे इसके, ठीक है, उनको कौन पचा देगा, एरेचा कुछ होगा ना, उसको अब कौन, एरेप्सिन पचा देगा। इसके बाद आता है हमारा माल्टेज। तो माल्टेज या फिर माल्टोज जो है वो क्या है, मंड को ही पचा करके माल्टोज, सुक्रोज इस तरह से बनेंगे। तो इनको कौन किस में बदलेंगे, ग्लूकोज में ही तो बदला जाएगा। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज मतलब माल्टोज का पाचन। तो ये माल्टेज क्या करेगा, जो बचा कुचा जो हमारे मुंह में बचा था, पेट में बचा था, अब उसको लास्ट में कौन पचाएगा, माल्टेज पचाएगा। ठीक है, तो जो माल्टोज होता है मंड का ही पाचन समझ लो। ठीक है, तो माल्टोज को किस में बदलता है, माल्टोज को, ठीक है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो माल्टेज किसका पाचन करेगा, माल्टोज का करेगा, और सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज का करेगा। तो ये क्या करेगा, सुक्रोज को चीजों में बदल देगा। सुक्रोज को किसमें, एक तो फ्रक्टोज में और दूसरा ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, अब फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक ऐसा अवयव है जो कि अब घुलनशील है। ठीक है, क्या है ये, घुलनशील है।
ठीक है, विलय है, किसमें, जल में विलय है। जो फ्रक्टोज है क्या है, एक ऐसा पदार्थ बन चुका है जो कि क्या है, जल में विलय है। ओके, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या करेगा, जो दुग्ध शर्करा होती है उसको बदल देगा किसमें, हमारे ग्लूकोज में। तो लैक्टोज क्या करेगा, दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदल देता है। ठीक है, बदल देता है। और लास्ट है हमारा लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, ये क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि जो गृहिणी थी, ठीक है, जो हमारी गृहिणी थी, अब गृहिणी में क्या हुआ था, पाइसीकरण की क्रिया हुई थी, यानी कि इमल्सिफिकेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो वसा के अणु थे उन्हें छोटा छोटा पाइसीकृत कर दिया था, यानी कि बहुत छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया था। अब जब वो अणु और भी ना टूटे तो उसको हम लाइपेज एंजाइम के थ्रू उसको तोड़ देते हैं। तो पाइसीकृत जो वसा होते हैं, पाइसीकृत वसा कणों को किसमें, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पांचों जूसेस हैं ये क्या करेंगे, ये सब काम करते हैं छोटे आंत में। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेंगे, इस तरह से पाचन करेंगे जो बचा कुचा जो अपचित भोजन होगा ना उसका। तो इरेप्सिन क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड को इसमें हमारे एमिनो एसिड में तोड़ देगा, अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज यानी कि माल्टोज का पाचन करेगा, यानी कि जो मंड होता है ना उसको बदल देगा किसमें, ग्लूकोज में। तो सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज और फ्रक्टोज को बदल देगा किसमें, ग्लूकोज में। लैक्टोज क्या करेगा, दूध शर्करा जो मिल्क शुगर होती है ना उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हमारे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है, और हमारा लाइपेज एंजाइम वसा को, जो पाइसीकृत वसा के कण होते हैं यानी कि वसा का पाचन करेगा, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो ये हमारे छोटी आंत में जो पाचन किस तरह से होता है। ठीक है, पांचों एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर बताया है और इसको नोट करो। फिर हम लोग आगे चलते हैं जिसके बारे में हम लोग समझेंगे, अवशोषण को समझ लेते हैं। ठीक है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो अवशोषण क्या है, छोटी आंत से भोजन के जो अणु होते हैं उनका विसरित होकर के किसमें, रुधिर में पहुंचने की क्रिया ही अवशोषण कहलाती है। पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। अवशोषण में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो छोटी आंत होती है, क्योंकि छोटी आंत में ही लास्ट जो डाइजेशन है वो होता है। ये मान लीजिए छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत में अगर हम इतने से एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, सपोज दैट इतने से एरिया की अगर मैं बात करूं, इतनी सी एरिया की मैं बात करूं, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होती है जो कि विलाई कहलाती है, यानी कि रसांकुर कहलाती है। क्या कहलाती है, रसांकुर कहलाती है। अब रसांकुर जो है इनको हम क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब मैंने छोटी आंत को पढ़ाया, तो रसांकुर जो होते हैं वो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। होता है ना, ठीक है, छोटी आंत का उसको बढ़ा देते हैं किसके लिए, अवशोषण के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, अवशोषण के लिए क्षेत्र को, यानी कि जो सरफेस है उसको बढ़ा देंगे, पृष्ठ को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, रसांकुर को अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, रसांकुर में किस तरह से अवशोषण होता है, तो कुछ इस तरह से क्या होती है, रसांकुर की संरचना होती है। ठीक है, तो अब संरचना कैसी होती है, यहाँ होती है हमारी रुधिर केशिका। क्या होती है, रुधिर केशिका। ठीक है, यहाँ से हमारी सिरा होती है, यहाँ सिरा होती है। ठीक है, इसी के पास ही हमारी क्या होती है, धमनी होती है। धमनी सिरा जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और पार्ट होता है, अंदर हमारा क्या होता है, लसिका होता है। और इसके अंदर होता है एक और संरचना जिसको हम बोलते हैं लसिका। ठीक है, लसिका होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारी रुधिर केशिकाएं
एक होती है रुधिर केशिकाएं, ठीक है, और दूसरा होता है लसिका। अब जो रुधिर केशिकाएं हो इसके ऊपर हम लोग, ये क्या है हमारा, ये क्या है, रंसांकुर है, रंसांकुर यानी कि विलाई, ठीक है। क्या काम होता है इसका, क्या, क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत के क्षेत्रफल को अवशोषण हेतु बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ा देना। और कैसे होते हैं, उंगलियों जैसी संरचना होती है छोटी आंत में, ठीक है। कैसे होते, उभार होते हैं उंगलियों जैसी, ठीक है, उभार होते हैं उंगलियों जैसे, जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं। अवशोषण के लिए क्या करते हैं, पृष्ठ को बढ़ा देते हैं। इनके ऊपर हमारी क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो दिखते नहीं हैं, इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होती हैं। अब जैसे कि ये छोटी आंत है, समझ लो छोटी आंत है, ये है छोटी आंत, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर क्या होते हैं, इस तरह से ये हमारी विलाई जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो कि अवशोषण को बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये संरचना क्या करेगी, जो हमारी रुधिर केशिकाएं होती हैं, रुधिर केशिकाएं जो होती हैं, देखो अलग अलग पाचन होता है। जो हमारी रुधिर केशिकाएं हैं, रुधिर केशिका, ये अवशोषण किसका करती हैं, ये अवशोषण करती हैं एमिनो एसिड का, अमीनो अम्ल का, ठीक है। इसके अलावा शर्करा का, शुगर जो होती है, शर्करा का, ठीक है, लवण, विटामिन्स, इन सब का पाचन कौन करता है, हमारी रुधिर केशिकाएं करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो वसा यानी कि जो फैट होता है उसका पाचन हमारी रुधिर केशिका नहीं कर पाती, इसीलिए उनका पाचन कहाँ होता है, लसिका में होता है, ठीक है। तो लसिका का काम क्या है, लसिका क्या करती है, लसिका में पाचन होता है वसा का, ठीक है। तो वसा क्या होता है, वसा बिंदुओं में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो वसा का अवशोषण कौन करता है, लसिका करती है, यही काम होता है, अवशोषण इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो रुधिर केशिकाओं में किसका होगा पाचन, हमारे अमीनो एसिड, शर्करा, विटामिन, इन सब चीजों का, ठीक है। और जो हमारी लसिका होती है, जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, इसमें हमारा पाचन होता है किसका, वसा का। उसके बाद क्या होता है, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी, ये सब चीजें जाएंगी यकृत में। यकृत क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा अमीनो एसिड जो होगा ना, अमीनो अम्ल होगा, उसको अमोनिया और यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और जो व्यर्थ पदार्थ होंगे जैसे यूरिया जो हो गया, उसको क्या करेगा, बॉडी से डिस्चार्ज कर देगा, यानी बॉडी से बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये सब प्रोसेसेस होती हैं, इसको नोट करो, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। अब खाने का स्वांगीकरण का मतलब है कि जब रुधिर में जब सारे जो भोज्य पदार्थ हैं वो चले गए रुधिर में, अब रुधिर से क्या है, प्रत्येक कोशिका तक उस भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो उस तत्व को, उस पोषण को क्या है, हर कोशिका तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है, हर कोशिका तक पहुंचेगा। अब कोशिका क्या करेगी, कुछ तो वो क्या करेगी, अन्य कामों में लगा देगी उसको, कुछ हार्मोन्स बनाएगी, कुछ प्रोटीन्स बनाएगी, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। तो इस तरह से अलग अलग कामों में करना, तो यही क्रिया क्या है, स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन कहलाती है, ठीक। जैसे कि ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में कर देगी, ऊर्जा उत्पादन में हो जाएगा, उत्पादन में होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्या करेंगे, जीव द्रव्य, ठीक है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में काम आ जाएगा, जीव द्रव्य में उसका अंश बनकर ऊतकों की टूट फूट, मरम्मत आदि में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कुछ जो पोषक पदार्थ होंगे, कुछ जो पोषक तत्व होंगे, उनका क्या क्या, जो जीव द्रव्य है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है,
उसमें उसके अंश जो है वो हमारे विस्तृत हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, कुछ तो जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो टूट फूट हुए उनकी, तो उनकी मरम्मत के लिए, ठीक, कोई नए टिश्यूज़ बनाने के लिए, कोई नए सेल्स बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स बनाने में, ठीक है, कुछ हार्मोन्स बनाने में, जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें बनाने में प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सभी चीज़ें ही हैं बस। और कुछ जो है अमीनो अम्ल, ठीक है, उनके संश्लेषण में, तो अमीनो अम्ल के संश्लेषण में काम आ जाएंगे प्रयोग। और यहाँ से क्या होगा, कोशिकांगों के निर्माण में, कोशिकांगों के निर्माण में, ठीक, कोशिकांगों के निर्माण में, उनकी मरम्मत में, तथा जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनके निर्माण में, एंजाइम आदि बनाने में, ये जो चीज़ें हैं वो प्रयुक्त की जाएंगी, जो भोज्य पदार्थ, जो पोषक तत्व है उनका। ठीक है, तो इस तरह से जो पाचन क्रिया है वो समाप्त हो जाती है और सौंगीकरण में भी ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ईजेशन। ठीक है, इसके बाद जो क्रिया आती है वो आती है ईजेशन, यानी कि बहिक्षेपण, बहिक्षेपण यानी कि ईजेशन। अब ईजेशन वो प्रोसेस है जो कि मैंने पहले ही बताया है कि जो वेस्ट चीज यानी कि जो अपचित भोजन होगा, छोटी आंत से पचकर भोजन बड़ी आंत में आएगा और बड़ी आंत में अधिक से अधिक जो जल है उसका अवशोषण कर लिया जाएगा। ठीक है, और जो हमारी बड़ी आंत है उसकी दीवारों द्वारा, और बड़ी आंत से जो हमारा वेस्ट फूड होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा ठोस और अर्ध ठोस होगा, ठीक है, ठोस तथा अर्ध ठोस, अर्धठोस अपचित भोजन गुदा द्वारा शरीर से मल के रूप में बाहर हो जाएगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की यानी ह्यूमन, एनिमल्स वगैरह में इस तरह से होगा। और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें सिर्फ एक ही पोर होता है, एक ही छिद्र होता है। जैसे यूनिसेलुलर, जैसे हाइड्रा वगैरह की बात करें हम, जैसे कि हाइड्रा वगैरह की बात करें तो इनमें क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है, एक ही छिद्र होता है। ठीक है, एक ही गुहा होती है और वही मुख और गुदा दोनों का काम करती है। ठीक है, एक ही गुहा होगी, गुहा होती है जो कि मुख व गुदा दोनों का काम करती है। बात समझ में आई? तो एक ही छिद्र होता है। लेकिन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, एक आहार नाल होती है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है। ठीक है, और वहीं पर हमारे दो छिद्र होते हैं, एक तो मुख द्वार होता है और एक तो गोदा द्वार होता है। ठीक है, एक तो माउथ होगा और एक एनस होगा। तो यही प्रोसेस हमारी होती है क्या, पाचन, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।